सभी जितने भी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं उनसे उनकी शुभकामनाएं सिर माथे पर, और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि परिवार 5 साल पहले जब शादी हुई थी तब मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि शादी क्यों करनी है, और बहुत सारा ऊहापोह भी था। जो करीबी मित्र हैं वो जानते भी हैं उस समय क्या स्थितियां थी। तो पापा जी ने बहुत दृढ़ होके निश्चय लिया, और तो मैंने भी सरेंडर किया, और एक दो चीज़ें जो मुझे बहुत ज़रूरी लगी उस पर बात हुई और फिर शादी तय हुई। तो 2 साल के बाद जब शिविर हुआ तब पहली बार पता लगा कि परिवार क्या है, और आज 5 साल के बाद अब ऐसा लग रहा है कि परिवार को समझकर जिया जा सकता है। तो ये विश्वास बना है, और जैसा सोम भैया ने कहा कि पहले लगता था, मुझे भी लगता था कि एक ही गलती हुई है, अब ये लगता है एक ही सही चीज हुई है। आज के दिन के तो हम कुछ दिन से वेट कर रहे थे कि मतलब असली जो मज़ा आज के दिन आ रहा है हमें। और जैसे पहले चीनू का बर्थडे था नाथद्वारा में, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि इस बार हमारी एनिवर्सरी यहाँ तो आप लोग बर्थडे और एनिवर्सरी देख के शिविर सेट करते हो क्या? हो जाता है। तो बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअल जो अपन कहते हैं ना एन्जॉयमेंट जो यहाँ हो रहा है, यहाँ अच्छी फीलिंग्स आ रही है, मतलब गुड ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्रेशंस, वो यहाँ हमें फील हो रहा है। और अभी हमने क्या ना राकेश भैया ने हमें इस अवसर पे कुछ वचन दिए, मतलब दिए हैं कि पति पत्नी के लिए कुछ जीवन विद्या में भी कुछ वचन है, तो उन्होंने वो हमें दिए हैं, तो हम बोलना चाह रहे थे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। समझदारी से शादी करने का विधि विधान अलग से है, तो ऐसे भी आजकल बहुत सारे लोग उस तरह से शादियां करवा रहे हैं, और करने वाले भी तैयार हो गए, कराने वाले भी तैयार हो गए। तो हम लोग अभी इस क्रम में ही हैं। 5 साल पहले मतलब मेरे को आसपास कोई लगता नहीं था जिसको देख के शादी करने की इच्छा हो, और फिर अभी ये कोशिश है कि हमको देख के लग जाए कि हाँ शादी करने की इच्छा ठीक बात है ना, जो भी छोटे भाई बहन हैं। और कुछ एक समय बाद ऐसी भी स्थिति आई कि बच्चों को हम ये समझा भी पाएँ कि हाँ विवाह एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसे समझा भी जा सकता है, जिया भी जा सकता है। तो ये समझ में आ गया कि बहुत मजबूत काम है, बहुत अच्छा काम है, और करने लायक एक बात है। ये तो कल राकेश भैया से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि विवाह की वर्षगांठ है, तो विवाह की प्रतिज्ञा का वो वापस रिवीजन होना चाहिए। मैंने कहा पंडित जो फेरे कराते हैं वो तो भूल जाते हैं हम लोग, जो वो 7 मंत्र या 7 कोई वचन वगैरह शपथ ऐसे कुछ दिलाते हैं, तो मैं तो भूल ही गया, हम सब भी भूल ही जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 7 प्रतिज्ञाएं भी होती हैं, तो 5-5 वर वधू की है और 2 कॉमन है। तो मैं एक बार बोल देता हूँ। मैं आदित्य आज दिनांक, जो भी विवाह की दिनांक है 2 जून में आयोजित इस मंडप में आप सभी की साक्षी में दाम्पत्य संबंध को जानकर और मानकर स्वेच्छापूर्वक सहर्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि
अपने परिवारजनों एवं बंधु बांधवों द्वारा समर्थित दिव्या को शरीर यात्रा पर्यंत अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और स्वयं को दिव्या के पति के रूप में प्रस्तुत करता रहूँगा। मैं आदित्य जीवन, शरीर एवं धन रूपी अर्थ के द्वारा अपनी पत्नी दिव्या के साथ सह अस्तित्व का निर्वाह निरंतर करता रहूँगा। मैं आदित्य जीवन, शरीर एवं धन रूपी अर्थ के द्वारा अपनी पत्नी दिव्या के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह निरंतर करता रहूँगा। मैं आदित्य जीवन, शरीर एवं धन रूपी अर्थ के द्वारा अपनी पत्नी दिव्या के साथ मानवीय संबंध का निरंतर निर्वाह करता रहूँगा। मैं आदित्य अपनी पत्नी के साथ मानवीय व्यवस्था के लिए जीऊँगा। मैं दिव्या आज दिनांक 2 जून में आयोजित इस मंडप में आज सबकी साक्षी में दाम्पत्य संबंध को जानकर और मानकर स्वेच्छापूर्वक सहर्ष प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने परिवारजनों एवं बंधु बांधवों द्वारा समर्थित आदित्य को शरीर यात्रा पर्यंत अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और स्वयं को आदित्य की पत्नी के रूप में प्रस्तुत करती रहूँगी। मैं दिव्या जीवन, शरीर एवं धन रूपी अर्थ के द्वारा अपने पति आदित्य के साथ सह अस्तित्व का निर्वाह निरंतर करती रहूँगी। मैं दिव्या जीवन, शरीर एवं धन रूपी अर्थ के द्वारा अपने पति आदित्य के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करती रहूँगी। मैं दिव्या जीवन, शरीर एवं धन रूपी अर्थ के द्वारा अपने पति आदित्य के साथ मानवीय संबंध का निरंतर निर्वाह करती रहूँगी। मैं दिव्या अपने पति आदित्य जी के साथ मानवीय व्यवस्था के लिए जीऊँगी। हम दंपति प्रतिज्ञा करते हैं कि शरीर यात्रा पर्यंत मानव कुल को जागृति पथ में प्रशस्त करने के कार्य में भागीदारी करेंगे। हम दोनों मानवीयतापूर्ण मर्यादाओं का पालन करेंगे, जीवन, शरीर एवं धन रूपी अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा करते हुए मानवीयतापूर्ण आचरण में जिएंगे। धन्यवाद। शुभकामनाएं। हो गुरु 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 ठीक है, नमस्कार। बोलिए। हाँ जी। माइक पीछे करें। ये देखो, इसको ऑन करने का सिस्टम देखो। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। कल हमने जो जीवन का, कहाँ से हो? भरतपुर से। राकेश, भरतपुर से। भरतपुर जी। कल हमने जीवन की जिस संदर्भ में चर्चा की, अब तक की अवधारणा में हम जीवन को जिस रूप में समझते आए हैं, लाइफ के रूप में या प्राण के रूप में या आत्मा के रूप में, ये आत्मा से संबंधित है या इससे भी बियॉन्ड कोई चीज़ है? या चेतन या चेतना का विस्तार क्या है? कल इस पे पूरे दिन इसी पे बात करेंगे। लगभग कल का पूरा दिन इसी पे जाएगा, तो अपन ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। तो कल के लिए छोड़ दो। जी सर। भैया ऊर्जा का सही मतलब क्या है? ऊर्जा का सही मतलब क्या है? सही मतलब क्या है?
देखो, ऊर्जा शब्द अपने आप में काफ़ी फैल के इस्तेमाल हम कर लेते हैं। हम रोटी खाते हैं, ये भी एक ऊर्जा है। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ये भी एक ऊर्जा है। शरीर 24 घंटे किसी क्रियाकलाप में लगा हुआ है, वो भी एक ऊर्जा है, और ये मूल ऊर्जा भी है। तो जब हम ऊर्जा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको ये क्लियर हो कि हम किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उससे उसका अर्थ स्पष्ट होगा। ठीक है। कल्पनाशीलता को भी ऊर्जा बोल देते हैं। तो कल्पनाशीलता भी ऊर्जा है, रोटी भी ऊर्जा है, डीजल भी ऊर्जा है, और मूल ऊर्जा भी ऊर्जा है। तो फिर क्रिया शून्य में जो आपने बताया ना कि क्रिया शून्यता मतलब वो जो खाली स्थान है, वो एक खाली स्थान है, लेकिन वो पूरी रूप से खाली नहीं है, उसमें ऊर्जा है। उसमें ऊर्जा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हाँ जी, देखिए, ये भाषा की सीमाएं और अपनी क्लैरिटी ठीक होने की ज़रूरत है। एक तो ये समझ में आया कि हम उसको खालिस्तान क्यों बोल रहे थे। खालिस्तान हमने उसको नाम क्यों दिया? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है कि कमरे में कोई इकाई दिखाई देती है तो कुछ है, नहीं तो हम बोलते हैं कमरा खाली है, जबकि कमरे में हवा होती है तो खाली जैसा कुछ होता नहीं। लेकिन हमारी कंडीशनिंग है कि इकाई है, कोई दिखने लायक इकाई है तो कुछ है कमरे में, नहीं तो कमरा खाली है। तो खाली स्थान से हमारी कंडीशनिंग वहाँ से आ रही है कि जब हम भौतिक इकाइयों को ही वास्तविकता मानते हैं और भौतिक इकाइयाँ नहीं हैं तो वो खाली है। एक तो वो शब्द वहाँ से आ रहा है। समझने गए तो पता चला वो खाली नहीं है। तो खाली स्थान में ऊर्जा है कि खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है? तो खाली स्थान में ऊर्जा है तो खाली स्थान एक डब्बा हो गया, उसमें ऊर्जा है, फिर दो चीज़ें हो गई। तो दो चीज़ें नहीं हैं, मैं और मेरा जीवन, ये दो नहीं है। मैं ही जीवन हूँ, मेरा जीवन नहीं होता है, मैं ही जीवन हूँ। ठीक है। तो खाली स्थान में ऊर्जा नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, सारा ही वो ऊर्जा ही है। तो भैया, जैसे हमने देखा कि हर ऊर्जा किसी ना किसी। हाँ जी, थोड़ा सेटल हो जाएं और थोड़ा सा बच्चों को सेट कर लें, है ना। जी, जैसे हमने देखा कि हर ऊर्जा किसी ना किसी चीज़ को चलाती है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर को चला रही है, और मशीन में जो ऊर्जा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वो मशीन को चला रही है। अब जो खाली स्थान जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? इस प्रकार की है। तो ये किसको चलाती है? चलाती किसी को नहीं है, इसमें होने मात्र से सब चलता है। यही समझने की बात है कि खालिस्तान यदि क्रिया शून्य है तो ना वो किसी को ऊर्जा देता है ना किसी से लेता है, इसलिए कहा कि वो अजन्मा है। उसका कोई जन्म नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए अनादि है, अजन्मा है। क्योंकि यदि जन्म हुआ तो वो भी क्रिया है, और कोई मरती है तो वो भी क्रिया है, कहीं से आना भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है, देखना भी क्रिया है, भोगना भी क्रिया है, और वो क्रिया से मुक्त है। तो एक ऐसी वास्तविकता जो स्वयं में क्रिया शून्य है लेकिन स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है, उसमें होने मात्र से सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। मानव के अलावा सभी इकाइयों की पात्रता निश्चित है। लोहा आदि काल तक लोहा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। शेर शेर ही रहेगा, बकरी बकरी ही रहेगी, वो अपने अपने आचरण के साथ होगा। मानव पशु से बदतर हो सकता है, देवता से ऊपर हो सकता है। इसका मानव एकमात्र इकाई है पूरी सृष्टि में जो अपनी पात्रता को बढ़ा सकता है, जो अपनी पात्रता को बढ़ा सकता है। तो मानव अपने समझने की पात्रता को इतना बढ़ा सकता है कि पूरे अस्तित्व को व्यक्त कर सकता है। तो व्यापक वस्तु, इसको व्यापक वस्तु भी कहा खाली स्थान को। ये खाली स्थान को मूल रूप में ज्ञान कहा। ये पूर्णतया मानव से व्यक्त है, इसलिए मानव को व्यक्ति कहा। मानव को व्यक्ति की संज्ञा क्यों है? मानव संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई है, इसलिए उसको व्यक्ति कहा जाता है। तो अभी हमारा मानव होना,
हम मन से संचालित हैं, इसलिए मानव को एक नाम मानव है, ठीक। लेकिन अभी हम व्यक्ति होना शेष है। हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? पीछे माइक दो, है माइक दो, है? आचरण से। आचरण से होते तो यहां थोड़ी बैठे होते। ये सब तो स्वयं को जिंदा रहने की जगह में जिंदा रहने को जीना मानते हुए हम आचरण से मानव नहीं है। आचरण से मानव नहीं है, इसी का प्रमाण है कि हमने अपनों से दुख पाया है, अपनों को दुख दिया है। हमारी ज़िंदगी में कोई खालीपन है, अपूर्णता है, अधूरापन है, यही आचरण की अपूर्णता है। तो हम आचरण से अभी पूर्ण नहीं हैं, हम पूर्ण होना चाहते हैं। इसलिए जो शेष है, जो समझना अभी शेष है, जिंदा रहने का ज्ञान हमने पा लिया है, जीने का ज्ञान अभी शेष है। सब ये आपने बताया कि ऊर्जा संपन्न है, जो ये खालिस्तान से ही है। खालिस्तान, ये रिक्त खालिस्तान ऊर्जा का स्वरूप बताया है। हाँ, ये ऊर्जा स्वरूप। पहले आपने बताया था खालिस्तान से भी ऊर्जा संपन्न है, ये खालिस्तान से ही ऊर्जा संपन्न होती है। हाँ, तो यही बताया कि खालिस्तान खाली नहीं है, वो ऊर्जा स्वरूप है, वो ऊर्जा ही है। वो स्वयं में एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य है, क्योंकि हमारी ऊर्जा शब्द से जो मानसिकता है, माना हुआ है ऊर्जा मतलब क्रिया, ऐसा हमने माना हुआ है, क्योंकि भौतिक रूप में ऊर्जा मतलब क्रिया। ये खालिस्तान एक अलग तरह की वास्तविकता निकल आई, जिसमें कि जो स्वयं क्रिया शून्य है लेकिन स्वयं ऊर्जा है। ऊर्जा होने के बावजूद ऊर्जा भी है, क्रिया शून्य भी है। तो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। एक ऐसी महिमा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ जी सर, तो आपने जो कल मोक्ष बताया था, जो जीवन अपने आप में पूर्ण है, तो सर जो जीवन अपने आप में पूर्ण है तो वो खालिस्तान में है या फिर मतलब क्रिया शून्य है? अरे, जो पूर्ण हो गया का इतना ही मतलब है कि वो संपूर्ण को समझ गया। संपूर्ण को समझ के जाएगा कहाँ? खालिस्तान में ही रहेगा, उससे बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा। सशरीर रहेगा, बिना शरीर रहेगा। आदमी का जीवन का कॉम्बिनेशन केवल दो ही है, सशरीर, बिना शरीर, भ्रमित, जागृत, बस। इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता इसका। भ्रमित है तो दुखी रहेगा, जागृत है तो सुखी रहेगा, बस। कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। सर, आपने बोला जागृत मानव गलती नहीं करता है, तो मतलब क्या 100% बिल्कुल भी गलती नहीं करता है? ऐसा मतलब कैसे पॉसिबल है? इसको अपने में सोचें कि मैं गलतियों के साथ जीना चाहता हूँ कि गलतियों से मुक्त होना चाहता हूँ। मुक्त होना। हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ कि कभी कभी करना चाहता हूँ? हमेशा के लिए मुक्त। बस, तो ऐसा ही होता है। तो मतलब आप ये कहते हो कि आप कोई भी गलती नहीं करते हो कभी भी? मैंने ऐसा मेरे लिए कहाँ कुछ कहा? मैंने तो जागृत मानव के लिए कहा, और मैंने ये भी घोषणा नहीं की कि मैं जागृत हो गया हूँ। मैंने मेरे लिए घोषणा से शिविर शुरू किया कि मैं भी इस दर्शन का विद्यार्थी हूँ, थोड़ा एडमिशन पुराना है, इसलिए पीयर लर्निंग कर लेंगे। भैया इधर, जैसे खालिस्तान है तो खालिस्तान के अंदर जो ऊर्जा है वो असीम है ना, और उसी के कारण, हाँ, फिर उसी के कारण जो हमारी जड़ पदार्थ क्रिया उसी में ऊर्जित होकर क्रियाशील है, संवेदनशील है, संज्ञानशील है। तो जैसे हमारी कल्पनाशीलता है वो भी असीम होती है, तो क्या वो उसी के कारण है? हाँ, वही समझना है। कल्पनाशीलता अपने आप में सीमित वास्तविकता है कि असीमित वास्तविकता है? असीमित। निरंतर वास्तविकता है, असीमित वास्तविकता है। अस्तित्व में क्या चीज़ है जो असीमित है? खालिस्तान, व्यापक। खालिस्तान। तो खालिस्तान ही जीवन से कल्पनाशीलता के रूप में सहअस्तित्व के स्वरूप में व्यक्त है। इकाई को छोड़ नहीं देंगे। तो खालिस्तान कल्पना नहीं, मूल ऊर्जा। कल्पनाशीलता मूल ऊर्जा है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। मूल ऊर्जा जीवन से कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। जैसे बिजली, लाइट बल्ब से प्रकाश के रूप में व्यक्त है, लाइट फैन से हवा के रूप में व्यक्त है,
ऐसे ही मूल ऊर्जा में होने मात्र से हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है, हर जीवन अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। किसी के जीवन में खुशियाँ कम हैं, किसी के जीवन में खुशियाँ ज़्यादा हैं, जो निरंतर वाली खुशियाँ हैं, है ना। उसका क्या आधार है कि वो उससे ज़्यादा ऊर्जित है, उसकी पात्रता ज़्यादा है। खेल केवल इतना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसको और क्लियरली समझेंगे। जैसे भैया हमारा शरीर होता है तो वो भी उसी खालिस्तान में है और उसी ऊर्जा के अंदर तो है। शरीर का जो क्रियाकलाप है, देखो ये बात भी कभी ध्यान में आती है कि नहीं भाई, हम खाना खाते हैं तो उससे सेल बनते हैं, बॉडी के लिए रस रक्त मांस मिल गया, लेकिन जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसको तो ना खाना चलाता है ना ब्रेन चलाता है। किडनी के रूप में काम करते रहे, किडनी के लाखों सेल किडनी के रूप में परफॉर्म करते रहें, आँख के सेल आँख के रूप में परफॉर्म करते रहें, ये सारे पार्ट्स आपस में ठीक से काम करते रहें। ये कैसे होता है? पूरी सृष्टि में सूरज धरती चांद सितारे तमाम ग्रह गोल तमाम सब कुछ आपस में एक व्यवस्था के स्वरूप में है और ये लगातार बढ़िया काम करता है। इसका मतलब है ना इसमें हमारा खाना काम आ रहा है, ना इसमें हमारी कोई अकल काम आ रही है। इतना ही है कि सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में गतित हैं, निश्चित आचरण को व्यक्त करती हैं, स्वयं के आचरण में नियंत्रित हैं, स्वानुशासित हैं और ये व्यवस्था के स्वरूप में व्यक्त है। फिर हमारे शरीर की आयु क्यों होती है अगर वो असीमित ऊर्जा के अंदर है तो? शरीर की आयु इसलिए होती है कि बेसिकली शरीर एटम से मिलके बना है। एटम अपने आप में परिवर्तनशील है, इसलिए शरीर भी परिवर्तनशील है ना। उसका कारण तो ऊर्जा ही है ना? है, उसका कारण तो ऊर्जा ही है। कारण ऊर्जा नहीं है, कारण सह अस्तित्व है। इसलिए कहा कि जड़ परमाणु जड़ उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। तो लोहा एल्युमिनियम ये क्रिया के रूप में व्यक्त होता है और वो भी लगातार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि वो एटम है। जीवन कभी नहीं बदलेगा क्योंकि जीवन अपने आप में, जब हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो उसमें पार्टिकल बाहर आ सकता है, जा सकता है, परमाणु बदल सकता है। जीवन एक ऐसी एंटिटी हो गई जिसमें अब कोई चेंज नहीं आएगा, ना कुछ अंदर आएगा ना कुछ बाहर जाएगा, इसलिए वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। तो जीवन एक अलग तरह की एंटिटी हो गई। जो ये परमाणु हैं ये बदलते हैं, इसलिए शरीर भी बदलता है, एक दिन पूरा ही बदल जाता है। इसका मतलब यही हो गया कि अगर हम जो भी सब कुछ है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है, इसका कारण सहअस्तित्व हो गया। सहअस्तित्व है। थैंक यू भैया। मानव ये सब समझ करके व्यक्त कर सकता है ना, इसलिए उसका नाम व्यक्ति है। हाँ, या फिर जो मैं जिसको बोल रहे हैं सेल्फ, वो खुद ये मूल ऊर्जा ही है। जैसे पहले हमने कहा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन वृत्ति बुद्धि चित्त ये सब भी नहीं हूँ, तो मतलब मैं जो है सेल्फ वो ये मूल ऊर्जा ही है। मैं जीवन हूँ, जीवन में क्रिया है जिसको हम आशा विचार इच्छा के रूप में कह रहे हैं, बुद्धि के रूप में कह रहे हैं। क्रिया शून्य नहीं हो सकता, क्रिया शून्य क्रिया नहीं हो सकता, क्रियाशील क्रिया शून्य को अनुभव कर सकता है। हाँ, जैसे वो कहते हैं कि मानव जो है महामानव आत्मा परमात्मा ये सब नहीं। फिर दूसरा नियम तोड़ा नहीं, मतलब चलना बोर्ड के साथ है। आप जो अपने कॉन्सेप्ट ले आते हो, हम लोग क्रियाशील, मैंने कोई आत्मा की बात किया, मैंने कोई परमात्मा की बात की, मैंने कोई ईश्वर की बात की, तो आप कहाँ से ले आए? क्रियाशील ही रहेंगे, बोर्ड के साथ क्रिया शून्य नहीं हो सकते। हाँ, ये समझना है। तो क्या बोला? इकाई मतलब क्रिया, क्रिया मतलब इकाई, इकाई मतलब सीमा, ये तीनों जुड़ा हुआ है। इकाई होगा तो उसको सीमित होना ही होगा, इकाई होगा तो वो क्रिया होगा ही। क्रिया समुच्चय ही इकाई है या इकाई ही क्रिया है, कैसे भी बोल लो, उसको सीमित होना ही है। अब ये समझ में आ गया कि जो सीमित है वो असीमित नहीं हो सकता। इकाई सीमित वस्तु असीमित नहीं हो सकता, हो जाएगा? अरे जो क्रिया है, जो परमाणु है, वो असीमित हो जाएगा क्या? नहीं। तो परमाणु असीमित वस्तु नहीं हो सकता और असीमित परमाणु नहीं हो सकता, क्योंकि असीमित क्रिया शून्य है, वहाँ कुछ हिलना डुलना ही नहीं है, इसलिए वहाँ भी कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है इकाई असीम नहीं हो सकता, असीम इकाई नहीं हो सकता,
जीवन रूपी इकाई उस असीमता को अनुभव कर सकता है, असीमता में अनुभव कर सकता है। एक लाइन हम पढ़ते हैं ना, जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने खुद को जान लिया, उसने सर्वस्व जान लिया। धीरे धीरे चलते हैं पहले। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ूं? बोलिए भैया। एक क्वेश्चन और, क्या ज्ञान और ऊर्जा एक ही है? हाँ, ज्ञान और ऊर्जा, ज्ञान और मूल ऊर्जा एक है। जब ऊर्जा बोले हैं तो हम क्लियरली बोले हैं हम किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं। मूल ऊर्जा ही ज्ञान स्वरूप में व्यक्त है। देखिए, जब हम ब्रेक के पहले थे तो हम यहाँ थे कि पूरी सृष्टि में पहचानना निर्वाह करने का काम हो रहा है। तो पूरी सृष्टि में पहचानना निर्वाह करना, भ्रमित मानव में मानना के आधार पे पहचानना निर्वाह करना, और जागृत मानव में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, आखिर ये सारा जानना मूल में पहचानना निर्वाह करना के क्रम में मूल क्या है, इसमें मूल चीज़ क्या हो रही है? तो मूल चीज़ ये हो रही है कि सभी इकाइयाँ पूर्णता में ऊर्जित हैं, पूर्णता में ऊर्जित होने के आधार पर पूर्णता के अर्थ में गतित हैं और एक दूसरे को पूर्णता के अर्थ में पहचानती हैं। ये पूर्णता के अर्थ में पहचानने को ही हम ज्ञान बोलते हैं। कोई व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अच्छे से कर सकता है तो वो उसकी हर चीज़ को पहचानता है और वैसा एक्ट करता है, तो हम बोलते हैं कि इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान है। किसी को हम बोलते हैं कि इसको शरीर का ज्ञान है, तो शरीर को पहचानता है, वैसा निर्वाह करता है। इसका मतलब पहचानने निर्वाह करने की घटना और उसके मूल में मानना, उसके मूल में जानना। तो ज्ञान अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? ज्ञान अपने आप में असीमित वस्तु है। असीमित वस्तु अस्तित्व में क्या है? मूल ऊर्जा। तो मूल ऊर्जा ही मानव से ज्ञान स्वरूप व्यक्त है। मूल ऊर्जा ही मानव से ज्ञान के स्वरूप में व्यक्त है। ये मानव की अधिकतम पात्रता का उद्घाटन है ना? यही सब कुछ जान लिया वाला घटना घटता है। हाँ जी सर, जीवन की कोई सीमा नहीं है तो फिर बिग बैंग थ्योरी कैसे? जीवन की सीमा नहीं है? मैंने कहाँ जीवन की सीमा नहीं है? जीवन अपने आप में यदि इकाई है, यदि क्रिया है तो उसको सीमित होना है। हाँ, ये जरूर है कि भौतिक वस्तुओं की सीमा अलग रहे, जीवन की सीमा उसकी आवश्यकता अनुसार जिस शरीर को चलाता है उसके स्वरूप में हो जाता है। जीवन इच्छा गति से संचालित है। इसका मतलब है कि जड़ का सीमा और उसकी गति अलग तरह से व्यक्त हो रहा है, चैतन्य का सीमा और उसका गति अलग तरीके से व्यक्त हो रहा है। तो सर फिर बिग बैंग थ्योरी वो क्या है? अब बिग बैंग थ्योरी के लिए इतनी ऊर्जा कहाँ से आई, ये बताओ? विज्ञान का कोई भी थ्योरी ले लो, उसके नीचे में 2 क्वेश्चन डाल दो, ब्लास्ट हो जाता है। ग्रेविटेशन है, कहाँ से आया? ग्रेविटेशन है, हम मानते हैं। कहाँ से आया? कहाँ से आ गया ग्रेविटेशन? तो बोले मास में आता है। मास में कहाँ से आ गया? ब्लास्ट हो गया। कोई भी थ्योरी उठा दो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यदि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यदि एब्सोल्यूटनेस नहीं है तो कोई भी चीज़ को स्थिर करना ही मुश्किल है। तो नेचर में एब्सोल्यूटनेस पहले है, फिर जो रिलेटिविटी है। जब तक एब्सोल्यूट को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, रिलेटिविटी के साथ हम जी नहीं पाएंगे। ये तो हमारे बीच में प्रॉब्लम है ना। मैं हमेशा अपने से दूसरे को कंपेयर करता हूँ। मैं हमेशा, मेरा अपने आप में कोई होना नहीं है, मैं हमेशा रिलेटिव हूँ, इसलिए हिलता डुलता ही रहूँगा। नेचर में क्या पता चला? हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, ये एब्सोल्यूटनेस है। फिर व्यवस्था में भागीदार है। तो व्यवस्था में जब तक हमारे पास वो पर्पस समझ में नहीं आएगा ना, हमारे थ्योरीज जिंदगी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और वो खुल नहीं पा रहे हैं। ऐसा बोलते हैं, सुना ही है मैंने, कि आइंस्टीन जब थ्योरी ऑफ उसको रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करते थे, लास्ट में उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये इतना भी रिलेटिव नहीं है या इसमें कोई एब्सोल्यूटनेस है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि हर जगह में एब्सोल्यूटनेस है। मानव में एब्सोल्यूटनेस क्या है? कि सभी मानव सुख की निरंतरता चाहते हैं, ये एब्सोल्यूटनेस है ना। थ्योरी ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या बोलती है? केओस की तरफ जा रहे हैं हम। केओस चाहते हैं कि व्यवस्था चाहते हैं। और एंट्रोपी का वीडियो देखो, क्या बेवकूफ़ी भरा होता है इसमें। वीडियो में एक बार मैंने यूट्यूब में देखा तो उसमें दिखाया है कि एक लड़का होता है, वो जब रूम में आता है तो रूम एकदम व्यवस्थित होता है, अगले दिन रूम अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिए सब चीज़ें अव्यवस्था की ओर जा रही हैं। अरे समझदार आदमी रहता, बढ़िया से रहता। तो इसका मतलब है पूरी नेचर को यदि हम ये कहेंगे कि पूरी नेचर अव्यवस्था की ओर जा रही है,
जबकि हम हर जगह व्यवस्था चाहते हैं, अव्यवस्था हमको स्वीकार नहीं है। तो फिर हमको समझना पड़ेगा कि हम किसी बॉक्स से देख रहे हैं कि टोटलिटी में देख रहे हैं। बॉक्स से देखने में ऐसा दिख सकता है, बोले अस्तित्व फैल रहा है ना, अस्तित्व फैल रहा है, क्या बोलते हैं, एक्सपेंड कर रहा है। अब ये एक्सपेंड कर रहा है, अब तुमने कहाँ आखिरी सीमा देखी, तुमको कैसे पता चला? हाँ, जहाँ है वहाँ से कुछ पीछे चला गया, हो सकता है 1000 साल ऐसे जाता हो फिर ऐसे आता हो, क्या मालूम। तो जब तक वो समग्रता पता नहीं है, जब तक टोटलिटी पता नहीं है, हम विंडो से किसी चीज़ को देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल व्यू से काम नहीं चलेगा, बर्ड व्यू में चीज़ पूरी दिखाई देगी। और जब तक पर्पस ही पता नहीं है ना, अभी थोड़ा सा देखेंगे कुछ अच्छा निकल के आएगा। हाँ जी सर, जैसे अपन ने ये पूरी बात कर ली, मतलब अपन समझना क्या चाहते थे इससे, मतलब कंक्लूजन क्या निकला इससे? 2-3 शिविर तो लगेंगे देखो कंक्लूजन निकालने में, इतनी जल्दी भी कैसे निकलेगा? नहीं, जैसे सर इतने यूज, कंक्लूजन ये निकलेगा बेटा कि आखिर ये सब चल कैसे रहा है, ये सृष्टि किसने बना दी, कहाँ से आ गई, पर्पस क्या है, मैं क्यों बन गया, मेरा पर्पस क्या है, इसके उत्तर की तलाश है कि नहीं है? सर इसका खुशी से तलाश है। हाँ, खुशी यही है कि मुझको पता है, खुशी यही है कि मैं पता नहीं क्यों हूँ, खुशी ये है कि प्रॉब्लम यही है कि क्या करना है, क्यों करना है, पता ही नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि किसी रैट रेस में शामिल हो गए हैं, तो ऊपर वाला माला खाली है, हाथ में कुछ नहीं आना है, दौड़ लो जितना दौड़ना है। तो मैं खाली हाथ नहीं होना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल निश्चित लक्ष्य के लिए निश्चित दिशा में चलना चाहता हूँ और अपने आप में ठीक से परफॉर्म करना चाहता हूँ। ये सृष्टि मेरी कल्पना से नहीं चल रही है, तो मेरी कल्पना के अनुसार सृष्टि को होना है कि सृष्टि के अनुसार मेरी कल्पना को होना है? पर सर जैसे आपने बोला था ना, जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते वो एक्सेप्ट कर लो, तो ये एक्सेप्ट कर लिया अपन ने, पर 3 शिविर कम से कम खुलेगा कुछ ना कुछ, कभी तो चाबी खुलेगी। सोचो, अपने में ही सोचो, क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इसे सोच के क्या निकला, औरों से बात करो, देखो क्या निकलता है। कुछ चीज़ों को अपने को रिजॉल्व करना होता है। मतलब कुछ लॉजिक है इसको जानने के लिए? कोई मतलब कुछ? तुम आए हो कि लाए गए हो? आया हूँ। क्या सोच के आए थे? कि वही कि पता पड़ जाए कि मन हर चीज़ से बोर क्यों हो जाता हूँ, कोई एक आंसर मिल जाए सर। हाँ, फिर तो ठीक है। तो अभी कनेक्शन बैठा नहीं है, कोई पॉइंट पे बैठेगा, कोई पॉइंट पे बैठेगा। हालांकि इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कि कनेक्शन बैठ पाता, कोई बात नहीं। कभी कभी कहाँ हम कनेक्ट होंगे, कोई व्यक्ति कहाँ कनेक्ट होगा ना, सबका अलग अलग पॉइंट है। कोई शिविर के आखिरी दिन तक कनेक्ट नहीं हो पाता है, जब ये पूरा एग्जिस्टेंस खुलता है वो तभी कनेक्ट होता है। कोई मानव से कनेक्ट हो जाता है, कोई आवश्यकता से कनेक्ट हो जाता है, कोई संबंध से कनेक्ट हो जाता है, सबका कनेक्शन पॉइंट अलग अलग है। कोई बात। हाँ सर, ये आपने ऊर्जा सम्मत खाली स्थान का ऊर्जा का स्वरूप बताया है, इसमें प्रकृति नहीं हो सकती, प्रकृति के द्वारा ऊर्जा संपन्न है, जैसे हवा है, रोशनी है। हवा में कौन सी ऊर्जा है? प्रकृति की ऊर्जा तो है ही। प्रकृति में कहाँ से आई? अब मान लें प्रकृति में अपने आप में ऊर्जा है, हम उस खाली स्थान से नहीं मान लें प्रकृति में, प्रकृति मतलब इकाइयाँ, प्रकृति मतलब इकाइयाँ, है ना। मान लो प्रकृति में अपने आप से ऊर्जा आई, यदि अपने आप से ऊर्जा आती तो ये जो आपस में पूरी प्रकृति का सामंजस्य है, ये सामंजस्य नहीं बनता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक घर में सभी मनमानी करें तो घर कैसे चलेगा, है ना, अव्यवस्था होगी। यदि सृष्टि की सारी इकाइयाँ इस प्रकार ऊर्जित हैं कि एक पार्टिकल से लेके, एटम से लेके और पूरे ब्रह्मांड तक का वो आपस में रिश्ता पहचानते हैं, आपस में एक रिश्ते को पहचानते हैं और किसी व्यवस्था के रूप में व्यक्त होते हैं, तो यहाँ से ये निकल के आता है कि इसका मतलब सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का आधार कोई एक चीज़ है। जैसे एक माँ से 2 बच्चे पैदा हुए, वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे का सर फोड़ें पर भाई भाई ही कहलाएंगे, प्यार से रहें तो भी और प्यार से ना रहें तो भी, क्योंकि उनके बीच में एक रिश्ता है कि एक माँ से पैदा हुए हैं। तो वो एक माँ से पैदा हुए 2 लोग हैं, इसलिए भाई भाई कहलाते हैं। हम सभी मानव सहित संपूर्ण प्रकृति एक ही माँ के गर्भ में है और बाहर निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। हम सब परमानेंटली एक ही माँ के गर्भ में हैं, ये खाली स्थान रूपी गर्भ, और इससे बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है।
इसलिए हम सब आपस में रिश्तेदार हैं। समझ में आया? तो पूरी सृष्टि का कण कण आपस में एक दूसरे के साथ किसी संबंध में है, क्योंकि हम एक ही माँ के गर्भ में है, इसलिए हम आपस में उस संबंध को पहचानते हैं। इसलिए किसी भी कंट्री के साथ गलत हो, किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हो, नेचर के साथ गलत हो, हमको खराब लगता है, क्योंकि हमारा संबंध है। हमारा संबंध ना होता तो क्यों हमको खराब लगता? तो संबंध बनाना है कि संबंध है ही? संबंध बनाना है कि संबंध है ही? संबंध है ही, केवल पहचानना है। व्यवस्था बनानी है कि व्यवस्था है ही? है ही, केवल पहचाननी है। इसलिए अपनी कल्पना से कोई भी आंदोलन चलाएंगे, चाहे लोकतंत्र लाएंगे, चाहे राजा लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, सब फ्लॉप शो है। जब तक हम अस्तित्व के अनुरूप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारी व्यवस्था नहीं चलेगी। हमारा धर्म नहीं चल रहा है, हमारा परिवार नहीं चल रहा है, बाजार नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब है प्रकृति को समझकर जब तक हम मानव की समझ और सारी समझ नहीं होगी, तब तक ये सिस्टम काम नहीं करेगा। बढ़िया, और बोलिए। हाँ जी, माइक। सर, जीवन मरता है क्या? जीवन मरता है, खत्म होता है कभी? देखो, खत्म तो एटम भी नहीं हो रहा है, रूप परिवर्तन ही होता है, और जीवन का रूप परिवर्तन भी नहीं होता है, इतनी बात है, इसलिए उसको अमर बोलते हैं। तो जब ये निरंतर है तो ये बात ध्यान में आई कि नहीं? एटम भी मरता नहीं है, केवल अंश कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है? उसमें अंश कम ज़्यादा होते हैं, इसलिए तमाम फिजिकल चीज़ों में चेंज आता रहता है, वो बदलती रहती हैं, क्योंकि जो उसकी मूल इकाई है वही परिवर्तनशील है। जीवन रूपी जब एंटिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई कुछ कम ज़्यादा ही नहीं होता है ना, इसलिए वो हमेशा है, निरंतर है। निरंतर है मतलब वो स्पेस से कनेक्टेड है, राइट? तो हर इकाई कुर्सी टेबल से लेके शरीर से लेके जीवन तक सभी मूल ऊर्जा में है, और मूल ऊर्जा सभी इकाइयों के आर पार है। ये पार्ट अपना बचा हुआ है, इसको पूरा कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर कुछ बचेगा तो बात कर लेंगे। एक और बात जो करने की है, मेरे को लगता है कि अब कर सकते हैं। देखिए, हम कहाँ डिस्कशन में हम एक जगह पहुँचे थे, कहाँ पहुँचे थे? डिस्कशन में हम एक जगह पहुँचे थे कि ये खाली स्थान इकाई के चारों तरफ भी है। हाँ जी सूर्यकांत, डिस्कशन में हम एक जगह तक पहुँचे थे कि ये खाली स्थान इकाई के चारों तरफ भी है, अणु के मॉलिक्यूल के बीच में है, एटम के अंदर भी है। फाइनली पार्टिकल बचा कि वो जो पार्टिकल है, तो आपने तर्क दिया था कि पार्टिकल जब ट्रैवल करेगा तो उस जगह को कौन भरेगा। यहाँ तक हम पहुँचे थे, तो उस थोड़ा सा अब उसको पूरा कर सकते हैं कि देखो, दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल में लोहे का बॉल है और ये पानी है, ठीक? अब लोहे का बॉल जहाँ मूव करेगा वहाँ से पानी हटता जाएगा। यदि पानी को खाली स्थान माने, यदि पानी को खाली स्थान माने, लोहे की बॉल को इकाई माने, तो लोहे की बॉल जहाँ जहाँ मूव करेगी, जहाँ पानी है वहाँ लोहे की बॉल नहीं है, जहाँ लोहे की बॉल है वहाँ पानी नहीं है। तो लोहे की बॉल मूव करेगी तो पानी को हटना होगा, तभी बॉल मूव करेगी। एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये रुई है, कॉटन है, और कॉटन पानी में है। अब स्थिति कैसी है? कॉटन के चारों तरफ भी पानी है, कॉटन के रुई के भीतर भी पानी आर पार है, तो रुई पानी में ट्रैवल करेगा। यदि खाली स्थान को पानी मान लें और एब्सोल्यूट सच्चाई मान लें, तो पानी जहाँ है वहाँ स्थिर है, रुई पानी में मूव करता है, रुई पानी में मूव करता है। तो रुई पानी में मूव करता है का मतलब है कि रुई के कण कण से पानी आर पार है, रुई के कण कण से पानी आर पार है, तो पानी का प्रभाव रुई पे दिखाई देता है। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छा वाला कर लेते हैं कि जैसे जलेबी। जलेबी क्या होती है? मैदा। तो मैदा अलग से खा लो, चीनी अलग से खा लो, पानी अलग से ले लो, वो जलेबी नहीं है। जलेबी अपने आप में, मैदा अपने आप में मीठा नहीं है, उसको चाशनी में डाला है। अब चाशनी गरम है तो जलेबी गरम,
चाशनी जितनी मीठी जलेबी उतनी मीठी, चाशनी येलो है तो जलेबी येलो, चाशनी थोड़ी और रेड है तो जलेबी और रेड। तो चाशनी का प्रभाव जलेबी पे पड़ता है, जलेबी का कोई प्रभाव चाशनी पे नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा एब्सोल्यूट सच्चाई के ढंग से माने तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि यदि खाली स्थान अपने आप में ऊर्जा स्वरूप है, जैसा कि हमने पहचाना, तो कोई भी परमाणु के कितने भी छोटे से छोटे टुकड़े किए जाएं, किसी भी परमाणु अंश के कितने भी छोटे से छोटा टुकड़ा किया जाए, वो लास्ट छोटे से छोटा पार्टिकल भी ऊर्जित है कि चुपचाप पड़ा है? ऊर्जित है। वो भी ऊर्जित है, इसका मतलब ये ऊर्जा उसमें से भी आर पार है, ऊर्जा उसमें से भी आर पार है। तो खाली स्थान, और यदि हम मानते हैं कि पार्टिकल के चलने से उसको हटना पड़ेगा, तो हटना भी क्रिया हो गया और ये क्रिया शून्य है, इसलिए हटने जैसा कोई काम हो नहीं सकता। तो खाली स्थान एक ऐसी वास्तविकता जो स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है और वो इकाई से इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है कि वो इकाई से आर पार है। इकाई उसमें, मैं चल रहा हूँ तो कहाँ चल रहा हूँ? मैं खाली स्थान में चल रहा हूँ और मेरे शरीर से खाली स्थान आर पार है, मुझसे खाली स्थान आर पार है। मेरे शरीर से खाली स्थान आर पार होने से मेरा शरीर स्पंदनशील है ना? शरीर स्पंदनशील है, शरीर एक दूसरे के साथ अपने कनेक्शन को पहचानता है। मुझसे खाली स्थान आर पार है तो मुझ में कल्पनाशीलता है, उस कल्पनाशीलता को मैं वास्तविकता के साथ में तदाकार करता हूँ, वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करता हूँ, इसका नाम ज्ञान है। तो मैं ज्ञान को व्यक्त करता हूँ। तो खाली स्थान की एक और बढ़िया शब्द है जिसको कह रहे हैं पारगामी। खाली स्थान एक ऐसी वास्तविकता जो समस्त इकाइयों से उनके चारों तरफ भी है और उसके अंदर से भी आर पार है, ऊर्जा है। खाली स्थान स्वयं में ऊर्जा है, इकाई से आर पार है, इसलिए कण कण ऊर्जित है। बात पहुंच गई? क्या बोला? किसी भी परमाणु को कितने से छोटा भी उसका टुकड़ा किया जाए वो भी ऊर्जित है। इससे सिद्ध होता है कि ये मूल ऊर्जा उस छोटे से छोटे कण से भी आर पार है। खाली स्थान में स्वयं में कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि बेसिकली वो क्रिया शून्य है, तो इकाइयाँ खाली स्थान में मूवमेंट कर रही है। खाली स्थान स्वयं में है, स्थिर है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, ना वो ऊर्जा देता है ना किसी से लेता है उसमें होने मात्र से इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित। तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया, पारगामी। तो मूल ऊर्जा सभी इकाइयों से पारगामी है, आर पार है, ऐसा कहा। सर हाँ। सुख कहाँ से आया? सुख कहाँ से आया, ये एक अब अच्छा क्वेश्चन है कि इस धरती के सभी मानव में मूल चाहत के रूप में सुख क्यों उपलब्ध है, ये कहाँ से आ गया है ना? कभी हम बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पे नहीं सोच रहे हैं। देखो, पूरे विश्व का मानव, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी, चाहे अंटार्कटिका पे क्यों ना रहता हो, है ना, वो मुस्कुराता है तो मुस्कुराता हुआ ही दिखाई देता है, वो उदास है तो उदास ही दिखाई देता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इस रूप में एक सोचने लायक बात है कि आखिर सभी मानव में ये सुख की तलाश, सम्मान की तलाश, समृद्धि पूर्वक जीने की तलाश, भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, दुख से मुक्ति, आखिर ये चाहना कहाँ से आ रही है और ये सभी मानव में समान रूप से क्यों उपलब्ध है? बढ़िया, ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है क्वेश्चन? फंडामेंटल क्वेश्चन है, कहीं भी पूछने जाओगे ना ये उत्तर आपको नहीं मिलेंगे। बस ईश्वर ने बनाया, लास्ट में अंतिम तुरुप का इक्का एक ही रहता है ना? क्या हो, लेकिन समझ में आएगा तो बात बनेगी। हाँ जी, तो मैं सोचता हूँ कि बीच वाला साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं, इसको पूरे को साफ कर देते हैं।
देखिए, कुछ और बढ़िया नाम हैं इस खाली स्थान को, कुछ नाम और हैं। एक तो क्या आ गया, अजन्मा। जन्म होना भी क्रिया है, अनादि, जिसका कोई अंत नहीं है, अंत होना भी क्रिया है, नित्य, सत्य, शुद्ध, बुद्ध, ये कुछ शब्द और हैं जिससे इस खाली स्थान को पहचानने की कोशिश की गई, पहचाना गया। क्या मतलब? नित्य क्या है? हाँ, जैसे 3 शब्द आते हैं। एक शब्द है परिवर्तनशील, एक शब्द है निरंतर, एक शब्द है नित्य। तो परिवर्तनशील, निरंतर और नित्य, ये 3 शब्द हैं। परिवर्तनशील का मतलब है जड़ संसार, मानव का शरीर, पशु का शरीर, पेड़ पौधे, भौतिक वस्तुएं, एटम मॉलिक्यूल से बनी हुई दुनिया परिवर्तनशील है। जीवन रूपी वास्तविकता निरंतर है और ये खाली स्थान रूपी वास्तविकता नित्य है। उसमें से परिवर्तनशील और निरंतर अपने आप में क्रियाशील है, नित्य अपने आप में क्रिया शून्य है। खाली स्थान क्रिया शून्य है। नित्य का मतलब है जो सदा सदा एक सा वर्तमान है, उसका नाम नित्य है। जो सदा सदा है और एक सा वर्तमान है, उसका नाम नित्य है। सत्य का मतलब? सत्य का मतलब एक ऐसी वास्तविकता जो किसी भी तरह के परिवर्तन से मुक्त है, सदा सदा एक सा भासमान है, सदा सदा एक सा भासमान है, वास्तविकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो हमेशा हमेशा एक जैसा है, बदलता नहीं है ना। उसके होने का भास मानव को होता है, चाहे हम किसी भी रूप में पहचाने। इसलिए कहा कि वो सत्य है। तो ज्ञान भी इसी को पहचाना, सत्य भी इसी को पहचाना। ये शुद्ध बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद ये मानव के सबसे अधिक नज़दीक है। शुद्ध का मतलब क्या है? देखिए, शुद्ध का मीनिंग है सुखप्रद है। शुद्ध का मीनिंग है सुखप्रद है, सुख देने वाला। देने वाला भाषा की प्रॉब्लम है, वो देता वेता कुछ नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ा सा इसमें समझने के लिए मन लगाते हैं और ये समझ में आने से हमारी क्लैरिटी बहुत बढ़ेगी। हाँ जी, चले। सुखप्रद का मतलब क्या है? अभी लिखना बंद कर दो, एक बार सुन लेते हैं, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत कनेक्ट करता है। देखो, ये खालिस्तान ऐसी चीज़ है कि जो हमारे आपके बीच में कोई चीज़ है जिसके बारे में इतनी सारी बात कर रहे हैं और अता पता कुछ नहीं चलता है। तो मैं कैसे इससे कनेक्शन फील करूं, मैं कैसे इससे कनेक्ट हो जाऊं, वो लिंक में ये वाला काफ़ी अच्छा काम करता है। एक तो हमने ये पहचाना कि मानव में कल्पनाशीलता कहाँ से आई, कल्पनाशीलता क्या चीज़ है। तो हमने ये पहचाना कि कल्पनाशीलता अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? असीमित वस्तु है। असीमित वस्तु अस्तित्व में क्या है? मूल ऊर्जा, खाली स्थान। इसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये हमको स्वीकार होता है कि जीवन और मूल ऊर्जा के सह अस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है। थोड़ा सा अपने आप में सोच करके देखें कि ये जो आदमी के भीतर विचार की ताकत है, अब विचार पे आपने चाय रखी कि आपने मोक्ष रखा, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि मानव कल्पनाशील है। तो मैं चाय पीना चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ। तो विचार की ताकत पे आपने चाय रखी कि भोग रखा कि मोक्ष रखा, ये आपकी चॉइस है। लेकिन भ्रमित मानव में भी विचार की ताकत निरंतर बना ही हुआ है
जागृत मानव में भी विचार का ताकत निरंतर बना ही हुआ है। जागृत मानव में और भ्रमित मानव की प्रॉब्लम कुल कितनी है? भ्रमित मानव में सुख की निरंतरता की चाहत है, उपलब्ध नहीं है। जागृत मानव में चाहत भी है, उपलब्ध भी है। इतना ही फर्क है। अब ये सुख क्या होता है? तो अब ये पता चला कि जीवन अपनी पात्रता के अनुसार मूल ऊर्जा में ऊर्जित है और अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है और कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। जीवन पूर्ण में ऊर्जित है और पूर्ण की प्यास, ज्ञान की प्यास ही कल्पनाशीलता में सुख की प्यास के रूप में व्यक्त है। कल हम चर्चा करेंगे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और इसके ऊपर। तो वो जो मानव में जो हम कह रहे हैं कि समझने की ताकत है, समझने की ताकत है तो समझने की प्यास है, ज्ञान की प्यास है। ज्ञान की प्यास का प्रभाव मन पे सुख की प्यास के रूप में पड़ा हुआ है। मन उसको सुख की प्यास के रूप में देखता है। ये मन की फैकल्टी का काम है। वो कैसे है उसको कल देखेंगे। तो एक तो ये बात क्लियर हुई कि बेसिकली कल्पनाशीलता मूल ऊर्जा और जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव है। कल्पनाशीलता अपने आप में असीम वस्तु है। वे एक मूल ऊर्जा अपने आप में असीम वस्तु है। तो मूल ऊर्जा जीवन से कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। एक बात पता चल गया। अब मानव सुखी कैसे होता है? भावपूर्वक मानव सुखी होता है। जब भी अभाव में रहता है तो दुखी होता है। और भाव क्या है? भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। और भाव कैसे, भाव की स्वीकृति कैसे हुआ, यह पकड़ने लायक है। तो बेसिकली मेरी कल्पनाशीलता, भाव मतलब होना, मेरी कल्पनाशीलता होने के साथ जुड़ गई और मैंने होने को पहचान लिया और उसको स्वीकार कर लिया। इसका नाम भाव है। जैसे एक भौतिक एग्जांपल देता हूं। आपने किसी से फ्लैट खरीदा और 400-500 फ्लैट हैं, उसमें से आपको कॉन्ट्रैक्टर या कॉलोनाइजर लेके जा रहा है और कोई एक फ्लैट के सामने रुक के कहता है कि ये फ्लैट आपका है। उसी क्षण क्या हुआ? उसी क्षण आपकी कल्पनाशीलता में वो फ्लैट आपको स्वीकार हो गया। तो मेरी कल्पनाशीलता किसी फ्लैट में, मेरी कल्पनाशीलता में मेरे चित्रण में कोई फ्लैट आ गया और ये मेरा है ऐसा मैंने स्वीकारा। जैसे ही मेरा है मैंने स्वीकारा तो उस मकान के प्रति भी मेरा भाव जुड़ गया, क्योंकि भाव को मैंने स्वीकारा। ये है भौतिक चीज़ों के प्रति मेरा भाव। भौतिक चीज़ें स्वयं में परिवर्तनशील हैं, इसलिए मेरा भाव भी परिवर्तनशील है। अब जब मैंने अस्तित्व को पहचाना, जीवन को पहचाना, जीवन है, ये एक वास्तविकता है। अब जीवन स्वयं में निरंतर वास्तविकता है। जब मेरी कल्पनाशीलता जीवन रूपी वास्तविकता के साथ में तदाकार होता है, ये शब्द समझ में आता है? तदाकार होता है। तदाकार का मतलब है तत् आकार। तत् मतलब उसके आकार में हो जाना। उसके आकार में हो जाना तो आप उस चीज को फील कर पाते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अभी आपने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाते हुए यदि आपका ध्यान कहीं और है, इसका मतलब है कि मन आइसक्रीम से तदाकार नहीं हुआ है। जब तक मन आइसक्रीम से तदाकार नहीं होगा तो उसका स्वाद भी पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी कल्पनाशीलता ही आइसक्रीम के उस समय जीभ के स्वरूप में हो जाती है। यदि मैं जीभ के साथ नहीं जुड़ता हूं तो स्वाद नहीं आएगा। जीभ स्वाद नहीं लेती है। जीभ पे कोई भी चीज रखते हैं तो उससे केमिकल चेंज आता है। उस केमिकल चेंज का प्रभाव ब्रेन पे आता है, न्यूरॉन्स फड़फड़ाता है। वो न्यूरॉन्स को पहचानने वाला मैं हूं। और एक मेमोरी के रूप में चित्त में एक तरह की स्मृति आ गई कि ये आइसक्रीम ऐसी होती है। जब दोबारा मैं कोई आइसक्रीम खाता हूँ या दोबारा चित्त में वो चीज़ उभरती है तो मेरे को लगता है कि मैं आइसक्रीम चाहता हूँ। तो जितना भी मेमोरी है, तो जीवन के लिए जीवन की भाषा भी वाइब्रेशन है, वो भी एक कंपन है। और शरीर से जो भी कुछ हमने खाया, अच्छा कपड़ा पहना, रसगुल्ला खाया, भोग किया, अपमान हुआ, मच्छर काटा, सब कुछ क्या है? वाइब्रेशन। एक तरह से न्यूरॉन एक तरह से फड़फड़ाता है।
अनुकूल वाइब्रेशन को मैं सुख के रूप में स्वीकारता हूं, प्रतिकूल वाइब्रेशन को मैं दुख के रूप में स्वीकारता हूं। और ये मेरी एक तरह का मच्छर के काटने से जो वाइब्रेशन हुआ उसको जीवन चित्त एक तरह से स्वीकारता है। वही कई मच्छर काटते रहता है तो बिना देखे मैं पहचान के और लाश देख के इतनी खुशी होती है जैसे जीवन का अंतिम लक्ष्य पा लिया। तो क्या चीज हो गया? कल्पनाशीलता है। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो केवल इतना कहना चाहता हूं, मन की ताकत है। अब 2 सेंटेंस बोल रहा हूं। मन की ताकत है कि वो भौतिक रासायनिक संसार के साथ में तदाकार होने की ताकत रखता है। मन की ताकत है कि वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ में तदाकार हो सकता है। चित्त की ताकत है कि वो निरंतर वास्तविकताओं के साथ तदाकार होता है। ठीक है? मन और चित्त ये सब कल्पनाशीलता को एक साथ मिला के कहा तो चित्त है। तो इसका मतलब है मूल ऊर्जा में जीवन ऊर्जित है, जिसका प्रभाव मन में सुख की चाहत के रूप में पड़ा हुआ है। तो मन उस मूल ऊर्जा को सुख के रूप में पहचानता है। इसको शुद्ध कहा है। चाशनी का प्रभाव व्यक्त होता है। देखो, खाली स्थान स्वयं में पारदर्शी है, मैं उसमें ऊर्जित हूं, तो मुझ में पारदर्शिता की चाहत है। ये सारे मानव में ट्रांसपेरेंसी की चाहत कहां से आ रही है? सारे मानव में सुख की चाहत कहां से आ रही है? सारे मानव में अपने अखंड होने की चाहत कहां से आ रही है? अखंड मतलब अंदर बाहर में एक जैसा हूं। तो सारे मानव में अप्रभावित रहने की चाहत, नेगेटिविटी से अप्रभावित रहने की चाहत, इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो जो हमने जलेबी वाला एग्जाम्पल लिया था कि बेसिकली चाशनी का जैसा प्रवृत्ति है, जलेबी से वो गुण व्यक्त होता है। चाशनी गर्म है तो जलेबी, चाशनी पीली है तो जलेबी, चाशनी लाल है तो जलेबी, और चाशनी ठंडी है तो जलेबी। इसका मतलब ये मूल ऊर्जा में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो भी महिमा है, वो मुझसे व्यक्त होता है, वो जीवन से व्यक्त होता है, कण कण से व्यक्त होता है, उसकी पात्रता अनुसार व्यक्त होता है। मानव की वो महिमा है कि वो मूल ऊर्जा की जो पूरी महिमा है उसको पूर्णतया व्यक्त कर दे। जिसने पूर्णतया व्यक्त कर दिया उसका नाम पूर्ण ज्ञानी पुरुष है। जो आंशिक रूप में व्यक्त करता है उसका नाम भ्रमित मानव है। तो भ्रमित मानव मूल ऊर्जा ज्ञान को जिंदा रहने के ज्ञान के रूप में पहचाना तो हमारा जिंदा रहना पॉसिबल हो गया। ये जो ज्ञान भाग है, ज्ञान भाग का मतलब देखो, एक एग्जांपल देके बोल रहा हूँ। मेरे को सूसू पॉटी आई तो कैसे पहचानते हैं? एक फीलिंग आया और एक फीलिंग को मैं पहचानता हूँ, अच्छा अभी ये नेचुरल कॉल है। ठीक है? आपके भीतर खालीपन आया, आप पहचानते हो कि मेरे को बोरियत लग रही है, खालीपन लग रहा है ना? आपके भीतर एक खुशी का एहसास है। ये जो एहसास है ये कोई वस्तु है क्या? ये कोई भौतिक रासायनिक वस्तु है? तो मेरी गाड़ी भौतिक रासायनिक वस्तु है, पर गाड़ी के साथ गाड़ी होने से मेरा जीवन आसान हो जाएगा, ये भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है। ये विश्वास अपने आप में भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है। ये साधन होने से मैं समृद्धि पूर्वक जी लूंगा, ये जो एहसास है ये भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है। इसका मतलब है ये जो एहसास नाम की चीज है ना, ये कोई भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है। इसको फील करना, इसमें ब्रेन भी शामिल है, हार्मोन्स भी शामिल हैं, सब शामिल है। लेकिन ये तो जब मैं सशरीर नहीं हूँ, जब शरीर नहीं है, मैं अकेला जीवन रूप में हूँ, मैं जीवन रूप में जब अकेला हूँ, शेष बिना शरीर के हूँ, मैं ही देखता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, और मेरे भीतर वो तमाम एहसास एज इट इज़ हैं जो अभी हैं। मेरे भीतर की पीड़ा, मैंने किसी के साथ बहुत अपराध किया है, उसका अपराध बोध ये कहाँ है? जीवन में है कि शरीर में है? ये जीवन में है। जब शरीर नहीं है तब भी है, और वो पीड़ा उससे ज़्यादा है। सशरीर कम से कम मुझको पता तो रहता है कि मैं कल उस पीड़ा को ठीक कर लूँगा। इसलिए एक बढ़िया सूत्र है, सशरीर
दुख सहने की और सुख सहने की दोनों सीमाएं हैं। सशरीर हम कितना दुख सहन कर सकते हैं उसकी भी सीमा है, और कितना सुख सहन कर सकते हैं भौतिक रूप में, मानव रूप में, उसकी भी सीमाएं हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, जिन लोग की लॉटरी खुलती है ना, बहुत बड़ी लॉटरी खुल जाती है, उनको डायरेक्टली नहीं बताते। पता है कि नहीं? नहीं पता। जिसकी अरबों अरबों की लॉटरी लग गई तो उसको डायरेक्टली नहीं बताते हैं, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है जो उसको धीरे धीरे बताती है ताकि उसका हार्ट अटैक मत हो जाए। तो एक लेवल से ज़्यादा आदमी खुशी भी सहन नहीं कर पाता है, शरीर की ऐसी हालत है। एक लेवल के बाद दुख भी सहन नहीं कर पाता है। कुकर होता है ना, कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है। यदि किसी कारण से हम गैस ऑफ नहीं किए और गैस ज़्यादा बन गई तो वाल्व से गैस निकल जाती, एक प्रेशर के बाद वाल्व गैस को रिलीज कर देता है। तो मानव में भी मानव भी कुकर है, इसमें 2 सेफ्टी वाल्व होते हैं। जब भी शरीर के झेलने की सीमा से ज़्यादा कष्ट होता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। जब भी आदमी की झेलने से ज़्यादा दुख आता है तो पागल हो जाता है। तो बेहोश होना और पागल होना मानव में 2 सेफ्टी वाल्व है। बेहोश नहीं होएगा तो मर जाएगा, पागल नहीं होएगा तो मर जाएगा, क्योंकि शरीर की झेलने की सीमा सीमित है। बेहोश हो गया तो फिर कितना ही मारो उसके बाद उसको पता नहीं है। अब जो शरीर का होना होता रहेगा, मैं उससे दूर हो गया, उसका कष्ट मुझ तक नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है मानव शरीर कितनी कीमती चीज़ है, इस शरीर का कोई पर्पज़ है, इस शरीर के रहते रहते उस पर्पज़ को पा लिया जाए। नहीं तो जब वक्त निकल जाता है, जब डॉक्टर किसी को बोल देता है अब तुम्हारे पास 3 महीने है, कैंसर का 4 स्टेज है, तो पहली बार पता चलता है कि टाइम क्या होता है। अब हर क्षण ऐसा लगता है कि बस निकल गया, बस निकल गया, बस निकल गया, और जो मुझको पाना था, जो मुझको करना था, वो तो नहीं हो पाया। तब टाइम मतलब क्रिया ही है ना। तब टाइम का पहली बार पता चलता है कि जीवन कैसे सरक रहा है, शरीर सरक रहा है। देखो टाइम की तो कोई कमी नहीं, सूरज निकलता रहेगा, धरती बनी रहेगी, अनंत काल तक बनी रहेगी। तो टाइम की प्रॉब्लम किसकी है? टाइम की प्रॉब्लम मानव की है, क्योंकि शरीर की अवधि निश्चित है। शरीर अनंत काल तक होता तो क्या होता, जो कि जीवन है ही, इसलिए जीवन को टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। शरीर सहित मानव रूप में हमारे पास टाइम का प्रॉब्लम है। तो कहाँ पहुँचे? तो भैया शरीर भी तो नेक्स्ट मिल जाएगा, यदि ये भरोसा हो। आप ही ने कहा कि ओहो, मैंने कहा ये अच्छी बात है, मुझसे भी किसी ने कहा ये भी अच्छी बात है। मुझको जितना भरोसा हो जाएगा, इसलिए सशरीर अमरता को पा जाने का मतलब है सशरीर में जीवन को पहचान लेता हूँ, जीवन अमर है, ये नहीं मरता है, मैं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता हूँ। बढ़िया। तो क्या कहा, शरीर की सुखी होने की भी एक सीमा है, दुखी होने की भी एक सीमा है, उससे अधिक सुख दुख शरीर नहीं झेल पाता। तो कहानी सुनो, एक आदमी की लॉटरी लग गई बहुत बड़ी, एक आदमी की लॉटरी लग गई अरबों की। अब वो कुम्हार था। अब जो टीम थी लॉटरी वाली, तो उसकी टीम रहती है डॉक्टर्स की, क्योंकि उसको ऐसे जाके बोल देंगे तुम्हारी अरबों की लॉटरी लग गई, वो मर जाएगा खुशी के मारे। तो जो उसमें बेस्ट डॉक्टर था वो तय हुआ कि ये डॉक्टर ही उससे बात करेगा, ये उसको बताएगा कि ताकि वो इस खुशी को सहन कर पाए। तो डॉक्टर ने जाके कुम्हार को बताया कि तुम्हारा कितनी पैसे की ज़रूरत है कि तुम्हारा सारा काम धंधा ठीक हो जाएगा। बोले सर आप कौन हो? बोले मैं सरकार की तरफ से आया हूँ और योजना है, तुम जितना पैसा मांगोगे मिलेगा। तो तुम्हारे कितने पैसे की ज़रूरत है? तो बोले मैं वो इलेक्ट्रिक चौक ले आऊँगा, एक कमरा बना लूँगा, ये कर लूँगा। बोले तुम पैसा बताओ। बोले 5 लाख हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। बोले चलो यदि तुमको 10-20 लाख और भी दे दें तो तुम अपने बिजनेस में और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो उसने और कुछ आइडियाज़ बता दिया। चलो मान लो 1-2 करोड़ भी मिलता हो तो और क्या अच्छा कर सकते हो। तो उसने कुछ और आइडियाज़ बता दिए।
10, 20, 50, 100 करोड़ मिलते हों तो और क्या, उसने कुछ और थोड़ा मोटा बताया, वो भी कितना बताता, वो तंग आ गया। बोले साहब देखो ऐसे नहीं चलेगा। बोले जितना मिले आधा आपका, आधा आपका। डॉक्टर मर गया। ये डॉक्टर को तो पता था क्या है। डॉक्टर उतनी खुशी नहीं झेल पाया। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि शरीर छूटने के बाद जीवन में जो आवेश होते हैं, अपराध बोध के आवेश, नेगेटिव आवेश, पॉजिटिव आवेश, तो जीवन को कूलिंग पीरियड होता है। जब वो नॉर्मल हो पाता है तो जितना दुख और सुख शरीर की सीमा से अधिक है, उस सुख को पचाने के लिए जीवन रूप में ही एक समय लगता है ताकि वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ पाए। ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो मैं बात कह रहा था, क्या कि सुखप्रद है। फाइनली अपन सारी चर्चा कर रहे हैं सुखप्रद है। तो सुखप्रद का कैसे समझ में आया? तो इतना ही समझ में आया कि मैं जब भावपूर्ण होता हूं तो मैं सुखी होता हूं, अभाव के साथ होता हूं मैं दुखी होता हूं। भाव अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? भाव अपने आप में असीमित वस्तु है। तो भाव स्वयं में समझदार मानव से, जीवन और समझदार मानव के सहअस्तित्व में भाव स्वयं में मूल ऊर्जा ही व्यक्त है, सहअस्तित्व में व्यक्त है। भाव अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? व्यापक ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये तमाम चीज़ें अपने आप में भौतिक वस्तु है, रासायनिक वस्तु है? क्या वस्तु है फिर ये? वास्तविकता के रूप में क्या है? तो जीवन और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता, कल्पनाशीलता से उस निरंतर वास्तविकता को पहचानने का प्रयास किया। कल्पनाशीलता उस वास्तविकता के रूप में वास्तविकता से वास्तविकता को पहचान पाया, उसकी स्वीकृति भाव है। जैसे मैं हूं, मैंने अपने आप को पहचान लिया, मैंने अपने आप को जीवन रूप में पहचान लिया। अब क्या पहचान लिया? ये अमर है, मैंने पहचान लिया। कभी नहीं मरूंगा, ये पहचान लिया। मैंने अपने आप को पहचान लिया तो मैं स्वमूल्यांकन कर सकता हूँ। स्वमूल्यांकन कर सकता हूँ तो पर प्रभाव से मुक्त, मान भय से मुक्त, पद भय से मुक्त, धन भय से मुक्त, प्राण भय से मुक्त और सुख सागर, तमाम भय से मुक्ति। सुखप्रद है। तो क्या सुखप्रद है? कैसे सुखप्रद है? ये मूल ऊर्जा, ये मूल ऊर्जा मानव में अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। मूल ऊर्जा मानव में सह अस्तित्व, मूल ऊर्जा, एक और बात यहाँ पे ध्यान में आ जाए, ये सह अस्तित्व है। जब ये शब्द लिखा हुआ है कहीं कहीं, अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसका मतलब है मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयाँ, मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयाँ, इसका नाम सह अस्तित्व है। इन दोनों का साथ साथ है, इनका अलग अलग होना संभव नहीं है। तो पूरी सृष्टि कैसी है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयाँ। टेक्निकली सह अस्तित्व शब्द इसको अप्लाई होता है। फिर ये दर्शन में थोड़ा व्यवहारिक भाषा आती है तो इकाइयों के साथ साथ होने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन टेक्निकली ये शब्द सह अस्तित्व का मतलब है कि मूल ऊर्जा में सदा सदा के लिए ऊर्जित इकाइयाँ। तब क्या समझ में आया? अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में
समाधान बराबर सुख के रूप में प्राप्त है और आचरण काल में न्याय, उभय तृप्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के रूप में प्राप्त है और व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। नियम ही परिवार में समृद्धि के रूप में प्राप्त है, नियम ही प्रकृति में संतुलन के रूप में प्राप्त है ना, संतुलन के रूप में प्राप्त है। तो ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये सुखप्रद है, संपूर्ण भाव का आधार है, इसलिए एक नाम महाभाव है। इसलिए एक नाम महाभाव है। वो कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, संपूर्ण कारण का आधार है, इसलिए एक नाम महाकारण है। और कॉज एंड इफेक्ट यहां तक जाएगा। संपूर्ण कारण के मूल में क्या है? संपूर्ण जो कुछ भी हो रहा है, संपूर्ण क्रियाकलाप के रूप में मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां जो पूर्णता के अर्थ में व्यक्त हैं, वो परस्पर इंटरैक्ट करती हैं, उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट पहचान रहे हैं। सब कुछ हो कहां से रहा है? इसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए सर, क्या कैसा कॉज एंड इफेक्ट पहचान? ऐसा हो गया कि जैसा हम कह रहे हैं कि हर जो भी कॉज एंड इफेक्ट को हम कहाँ पहचान रहे हैं? इकाइयों की परस्परता में कॉज एंड इफेक्ट को पहचान रहे हैं कि कोई कारण है इसलिए कोई कार्य हुआ, कुछ हुआ तो उसके मूल में कोई कारण है। एग्जाम्पल ले लो, मैंने खाना खाया और खाने का फल है कि मैं स्वस्थ हूँ। तो यदि मैं स्वस्थ हूँ तो इसके मूल में कुछ घटना घट रही है, कोई कारण है। और सारे कारण के मूल में क्या? इस अस्तित्व के मूल में कारण क्या है? भाई इतना बड़ा सारी सृष्टि चल रही ना, यदि इस पूरा संसार अपने आप में एक्टिविटी है, घट रहा है, व्यवस्था है, तो इसके मूल में क्या है? तो इसके मूल में सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व का मतलब है कि मूल ऊर्जा में सभी इकाइयाँ अपनी पात्रतानुसार ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में गतित हैं, पूर्णता के अर्थ में व्यक्त है, उसी को हम निश्चित आचरण के रूप में पहचानते हैं। तो पूरी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसके मूल में यदि कारण खोजेंगे तो वो सहअस्तित्व ही कारण है। तो संपूर्ण कारण का आधार है, इसलिए एक नाम महाकारण है। संपूर्ण भाव का आधार है, इसलिए एक नाम महाभाव है। बढ़िया है ना? ठीक हो गया? हाँ जी भैया, हमने कहा जैसे कि जो खालिस्तान है वो ऊर्जा संपन्न है और सुखप्रद है, तो होना भी तो अपने आप में क्रिया होती है ना? होना भी तो अपने आप में क्रिया है। हाँ। तो क्रिया शून्य कैसे हुआ फिर? तो उसको वही सूत्र लगाना पड़ेगा कि आपकी कल्पना के अनुसार अस्तित्व को होना है कि अस्तित्व के अनुसार आपकी कल्पना को होना है। ऐसा सूत्र इसमें लगाना पड़ेगा। चलिए, और एक सवाल और था कि हम जैसे बोल रहे हैं कि सभी का ये अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है, तो जीवन का तो समझ में आता है, लेकिन जो जड़ पदार्थ है उनकी पात्रता कैसे निर्धारित? परमाणु की पात्रता है। एक परमाणु में जितने अंश हैं, जैसे लोहे के परमाणु में अंशों की संख्या अलग है, कार्बन में अलग है, एल्युमिनियम में अलग है। तो पात्रता किसकी है? ऊर्जा किसको कौन ऊर्जा लेगा? अंश ही ऊर्जा लेगा। तो जितने अंश हैं उतनी पात्रता है। तो इसका मतलब है हीलियम की पात्रता अलग है, लोहे की अलग है, सबकी अलग है। तो हर परमाणु अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित है। जितने अंश हैं उनकी संख्या निश्चित है, इसलिए ऊर्जित होने का स्वरूप निश्चित है, इसलिए एक परमाणु के कैरेक्टरिस्टिक्स निश्चित हैं। तो एक परमाणु एक निश्चित आचरण के साथ व्यक्त होता है। इसके मूल में है कि उसके ऊर्जित होने का स्वरूप, उसकी पात्रता अंशों के आधार पर निश्चित रहती है, इसलिए उसका आचरण भी निश्चित रहता है। पेड़ पौधों में जैसे सेल्स हो गए, पेड़ पौधों में सेम है ना, सेल की पात्रता जैसी है। बढ़िया। हाँ जी, कहाँ पहुंच गए? जैसे अभी आपने कहा था कि
कल्पनाशीलता के लिए आपने कहा था कि मूल ऊर्जा और जीवन का व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता। फिर आपने कहा कि मूल ऊर्जा को व्यापक जो है उसको उस कल्पनाशीलता उसको समझने में लगाने से जो आप भाव आपने कहा कि उसको समझा, पूरा जान लिया कल्पनाशीलता से। पूरा नहीं, छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लो। जब पहली बार मैंने आम देखा नहीं था, सुना नहीं था, जब पहली बार मैंने आम खाया तो मेरी कल्पनाशीलता आम के स्वरूप में हो गई, ठीक, और आम का आकार और आम का स्वाद मेरे चित्रण में आ गया। तो आम को अब मेरी आम का सुख मेरी कल्पनाशीलता में रखा है, तो मेरी कल्पनाशीलता से मैंने आम को पहचाना, अब मेरी कल्पनाशीलता में आम रखा है और मैं जब चाहे उसके आस्वादन को अपेक्षा कर सकता हूँ, है ना, लेकिन मेरी कल्पनाशीलता में आ गया। तो इस तरह से मेरी कल्पनाशीलता ही वास्तविकता के साथ में तदाकार होती है। मेरी कल्पनाशीलता से ही मैं भौतिक वस्तुओं के साथ तदाकार होता हूँ, उनको पहचानता हूँ। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखा, मैंने खेती सीखा, मैंने गाय सीखा, क्या सीखा? मेरी कल्पनाशीलता को वास्तविकता के साथ में जोड़ा। तो जिंदा रहने का ज्ञान एक तरह से पहचाना, जब जीने का ज्ञान पहचानता हूँ तो मैं निरंतर वास्तविकता को पहचानता हूँ और प्रकृति में जो अंतर संबंध है उसको पहचान लेने से मेरा जीना हो जाता है। तो भाव की जो पूर्णता है वो संपूर्ण में अभी जब मैंने जिंदा रहने के अर्थ में पहचाना है, देखो इसको समझने लायक बात है। अभी मैं जब मानव को पहचानता हूँ तो कैसे देखता हूँ? अभी जब मैं जिंदा रहने के धरातल पे मानव को देखता हूँ तो कैसे देखता हूँ? मानव दिखता है कि शरीर दिखता है? शरीर दिखता है। शरीर से क्या दिखता है? तो मान लीजिए मेरा पति है, मेरा बेटा है ना, तो मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बहन और मेरा भाई और मेरा गुरु, ये सब होने से मेरा उसके साथ में सुख का कनेक्शन है। पति होगा तो उससे क्या सुख मिलेगा, बेटा होगा तो उससे क्या सुख मिलेगा, बहन होगी तो उससे क्या सुख मिलेगा, और फाइनली क्या सुख मिलेगा? कोई सेवा का सुख मिलेगा, संवेदनशीलता का सुख मिलेगा। तो जब मैंने जिंदा रहने के धरातल पर एक व्यक्ति को पहचाना तो कैसा पहचाना? पूरा पहचाना कि अधूरा पहचाना? अधूरा पहचाना। जब मैंने जिंदा रहने के अर्थ पर भौतिक वस्तुओं को पहचाना, गाड़ी को पहचाना, है ना, नेचुरल रिसोर्स को पहचाना, तो कैसा पहचाना? केवल भोग करने के लिए पहचाना, ये अधूरा पहचाना। उस दिन जब हमने वस्तुओं का एग्जाम्पल लिया था, पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया था, तब हमने वस्तुओं को कैसे पहचाना? उनकी समग्रता में पहचाना, उनकी टोटलिटी में पहचाना। जब मैंने भौतिक वस्तुओं को ही उनकी टोटलिटी में पहचाना तब मेरा भाव कैसा था, और जब मैंने उसको जिंदा रहने के अर्थ में पहचाना तब मेरा भाव कैसा है ना। अब जब मैं मानव को जीने के अर्थ में पहचानूंगा तो कैसे पहचानूंगा? तो एक जीवन है, एक शरीर को चलाता है, जीवन की महिमा को पहचानूंगा, जीवन के अपने में जीवन की महिमा को पहचानूंगा और उसके साथ एक शाश्वत संबंध को पहचानूंगा। हर मानव को देख के भावपूर्ण ही लगता है, हर मानव पे उतना ही प्यार आता है, ये सुख सागर में मैं हो गया, इसी का नाम सुख की निरंतरता है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मैं जिंदा रहने के धरातल पर जब चीज़ों को पहचानता हूँ तो केवल उनको भोगने के अर्थ में पहचानता हूँ। जब मैं जीने के धरातल पर पहचानता हूँ तो उनके होने के स्वरूप को पहचानता हूँ। और जानना अपने आप में सुखदायी काम है, जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है। जाना नहीं तो जीना नहीं होगा। सर आपने बोला कल्पनाशीलता से हम तत्कार कर रहे हैं, उसकी वजह से हम समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो आपने क्रिया शून्यता की बात करी, तो ये कल्पनाशीलता से परे है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी हम उसको समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट के रूप में। अभी हमारी जो कल्पनाशीलता थी वो भौतिक वस्तुओं के साथ जुड़ी हुई कल्पनाशीलता थी, उसकी क्वालिटी अभी भौतिक वस्तु है। हम कल्पनाशीलता की क्वालिटी को बढ़ा के चैतन्य वस्तु तक लेके जा रहे हैं। हम कल्पनाशीलता की क्वालिटी को बढ़ा के व्यापक वस्तु को पहचानने की ओर ले जा रहे हैं, उसको सहअस्तित्व को पहचानने की ओर ले जा रहे हैं। ये क्यों इतना सुखदायी लगता है जबकि कोर फिलॉसफी पे चर्चा हो रही है? अभी गुजरात में एक सज्जन थे, वो बिल्डिंग्स, वो कॉलोनाइजर और तमाम कुकर्म जितना हो सकता है संसार में सबसे संपन्न, किसी के थ्रू आए, 4 शिविर में वो लगातार बैठ चुके हैं। मैं पूछता हूँ क्या समझ में आया? बोले बस ये मत पूछो, अच्छा लगता है।
समझ में क्या आया ये मत पूछो। तो पिछले शिविर हमने किया तो आर्थिक रूप से कुछ लोग नहीं करने की स्थिति में होते हैं, तो लगभग 2-3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया करीब कम पड़ा शिविर में, है ना। तो जैसे उसको पता चला तुरंत 50 तुरंत रिलीज़ किया। उसको वो पूरा नहीं समझ पा रहा है, और उसको लग रहा है कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरे को अच्छा लग रहा है, और इतना अच्छा मेरे को कहीं नहीं लगता है। और उसको कोई पकड़ के बिठा ले शिविर में, ऐसी किसी की हैसियत नहीं है ना। दुनिया भर का तमाम तरह का वो राक्षस मानव जो प्योर वाला होता है वैसा वाला है ना। तो इसका मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस चर्चा में शुद्ध दर्शन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हो रही है जो आपको मनोरंजक लगे, इसमें मनोरंजन नहीं है। फिर भी आदमी इतना कनेक्टेड फील करता है, और फिर भी अपने कोरेस्ट पार्ट से जुड़ा हुआ फील करता है, क्योंकि ये मेरा आधार है, ये मेरे होने का स्वरूप है। जब भी मैं अपने होने को पहचानने लगता हूं, इससे अधिक सुखदायी और कुछ नहीं है। मैं इसको पूरा करता हूं। बोर्ड साफ करो, वाला बोर्ड साफ करो। वो लास्ट वाली 2 लाइन छोड़ देना, चलो 1 लाइन मिटा दो, जान दो, पूरा ही मिटा दो। सर, हाँ जी सर जो ये शरीर की जो आयु होती है वो फिक्स नहीं होती। शरीर की आयु सभी की अलग अलग होती है। हाँ, तो पहले जो 100-200 साल पहले सभी की आयु 100 साल से ज़्यादा होती थी, ऐसा क्यों? तो बेटा मशीन है, जितना मेंटेन करके रखोगे, जितना उसको लो प्योर फूड मिलेगा, प्योर वातावरण मिलेगा, मशीन ज़्यादा दिन चल जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि मशीन 200-500 साल चल जाएगी, उसकी भी एक सीमा है। लेकिन कम से कम हम ठीक से नहीं जिएंगे, 10 साल पहले जा सकते हैं, बहुत अच्छे से रखेंगे मशीन को, 10 साल बाद जा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आयु कितनी है, सवाल ये है कि किया क्या। 100 साल भी जी लिए और भ्रमित रहे, पहले ही चले जाते तो अच्छा था, है ना। और 30 साल भी जिए, 40 भी जिए और सार्थक जी लिए, तो उसकी भी खुशी है। तो वो मुद्दा नहीं। हाँ जी, तो इतनी चर्चा के बाद मेरे को लगता है कि अब हम समराइज करने की ओर चलते हैं। तो देखिए, हमने पहचाना कि अस्तित्व में, पूरे अस्तित्व को देखा, पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व को देखा, तो अस्तित्व में 3 वास्तविकताएं। क्या? मूल ऊर्जा में जड़ और चैतन्य इकाई। पूरा एग्जिस्टेंस केवल इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पूरे एग्जिस्टेंस को देखा तो 3 क्रिया, तीन क्रियाएं। क्या? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया, जिसकी कल विस्तार से बात करेंगे। पूरे एग्जिस्टेंस को देखें तो 4 अवस्थाएं। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था में भ्रमित ज्ञान अवस्था और फिर जागृत ज्ञान अवस्था। जागृत मानव दोनों ज्ञान अवस्था में ही आते हैं। इतना है पूरा ब्रह्मांड, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
सर हाँ बेटा। सर जीवन अवस्था हो सकती है क्या इसमें? है जैसे जो जीवन है जो बिना शरीर के है उसकी भी एक अवस्था हो सकती है कि पांचवी अवस्था? नहीं, जब अवस्था के रूप में आपकी आवाज़ सबको क्लियर शायद नहीं आई, तो आप कह रहे हैं कि जीवन के रूप में पांचवी अवस्था भी तो है, जीवन भी तो है। तो आइटम सही है, गुड। आप लोग का तो जीवन शून्य हो गया, अब और सोचने की कोई स्थिति बची नहीं, ऐसा हो गया। उसका भी ऊर्जा बची, सोच लेता। तो अवस्थाओं के रूप में जब कह रहे हैं तो बेसिकली देखो, सारा अध्ययन कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? जीने के लिए कर रहा है। किसके साथ जिएगा? पदार्थ के साथ, पेड़ पौधे के साथ, पशु पक्षी के साथ। तो अवस्था के रूप में इतना ही है। तो अभी जीवन सशरीर है कि जीवन बिना शरीर है, तो जीवन तो मानव कह रहे हैं तो शामिल हो ही गया। तो जीवन यदि मानव सहित जीवन जागृत हो गया तो उसके लिए बिना शरीर और सशरीर में कोई अंतर नहीं है। उसके लिए तो जीवन जीवन ही है, वो तो पहचानता ही है, तो वो शामिल ही। ठीक है मिस, जब मानव जागृत हो जाते हैं तो ज्ञान अवस्था में जीवन की अवस्था आ जाती है। हाँ, जागृत मानव में जो सशरीर मानव है उसमें जागृति के बाद जो बिना शरीर जीवन है उनको पहचानना, समझना, देखना, बात करना, उसके लिए सब वैसे ही है जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। तो वो कोई खास बात नहीं है, वो ज्ञान अवस्था में आ ही गया। ठीक है, गुड, बढ़िया। हाँ जी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अब लिखने का काम मत करना, केवल अब साथ साथ चलते हैं। देखिए, पूरी सृष्टि में कहें तो मूल ऊर्जा एक वास्तविकता, जड़ और चैतन्य इकाइयाँ। जड़ को हम कह रहे हैं बार बार कि 108 प्रकार के परमाणु, है ना, इससे कुछ कम ज़्यादा होंगे, और बेसिकली ये एक ही प्रकार की इकाई। अब ये क्लैरिटी बनी कि पूरी सृष्टि को देखें तो पदार्थ अवस्था है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है और मानव है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जैसे चांद अभी क्या है? पदार्थ अवस्था भी विकसित नहीं हुआ है। मंगल क्या है? पदार्थ अवस्था भी विकसित नहीं हुआ है। ठीक, और कोई मैक्सिमम अधिकतम ग्रह, हमसे विकसित कोई ग्रह होगा तो क्या होगा? वहाँ पे जागृत मानव परंपरा होगी। तो सबसे कम विकसित सन है, उससे बुरी स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। और सबसे अधिकतम विकसित परंपरा जहाँ सभी प्रौढ़ जागृत हैं, अधिकांश प्रौढ़ जागृत हैं, और उस प्लेनेट पे पैदा होने वाले बच्चों को जागृति का अवसर उपलब्ध है। इसलिए इस धरती को हम क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। क्यों बोलते हैं मृत्यु लोक? क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, जिंदा रहने को जीना मान के जीते हैं, शरीर मरता है, इसलिए यह मृत्यु लोक है। अब कल्पना कीजिए कि बाई एजुकेशन ये धरती पे जागृति की परंपरा बन गई तो क्या होगा? हम स्वयं को मानव के रूप में पहचान के जिएंगे, और जीवन तो नहीं मरता है, तो ये धरती क्या रहेगी? मृत्यु लोक होगी कि जागृति लोक होगी? जागृति लोक होगी। तो अपनी किस्मत नहीं, धरती की किस्मत लिखने का अवसर है। कौन था वो कह रहा था काम क्या समझ में आएगा, क्या काम करूंगा? कौन था वो? तुम ही थे? हैं? ये नहीं था, तुम ही थे? अच्छा, तुम तो ठीक ही थे फिर, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है काम। ठीक है, अब फाइनली क्या बात कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं, देखो, हार्डवेयर के रूप में जो पूरे एग्जिस्टेंस में है वो एक मानव में है। क्या अद्भुत है मानव! पूरा एग्जिस्टेंस क्या है? मूल ऊर्जा में जड़ और चैतन्य इकाई। मूल ऊर्जा तो शरीर से आर पार, जीवन से आर पार है ही है, सभी जगह है ही है। जड़ परमाणु मतलब पूरा शरीर जड़ परमाणु है ही है ना? और चैतन्य इकाई के रूप में मैं हुई हूँ। तो पूरे ब्रह्मांड में जो वास्तविकता है वो एक मानव में उपलब्ध है। पूरे ब्रह्मांड में 3 क्रियाएं और तीनों एक मानव में उपलब्ध है। बाल और नाखून के रूप में भौतिक क्रिया, शरीर के रूप में रासायनिक क्रिया, सोचने विचारने के रूप में जीवन क्रिया,
तीनों क्रिया एक मानव में मौजूद है, चारों अवस्थाएं एक मानव में मौजूद हैं। पदार्थ मौजूद है, प्राण बेसिकली कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, जीव मतलब जब तक नहीं समझ रहे हैं तो बेसिकली जीव जैसा ही जी रहे हैं। एनिमल कॉन्शियसनेस मानव तो हैं ही और जागृत मानव होने की संभावना है ही है। तो जो पूरे ब्रह्मांड में है हार्डवेयर के रूप में, वास्तविकता के रूप में, क्रिया के रूप में, अवस्थाओं के रूप में, वो एक मानव में मौजूद है। कितनी बड़ी महिमा। इसलिए वो बोला जाता है यथा पिंडे, क्या बोलते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना। जो पूरे ब्रह्मांड में है वो एक मानव में मौजूद है। ये इतनी विकसित मशीन है, ये इतनी इवॉल्व्ड मशीन है और इतनी इसकी संभावनाएं हैं। इससे भी आगे जो नहीं कहा गया या जो कहा भी गया होगा तो मुझको पता नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का जो सॉफ्टवेयर है, पूरे ब्रह्मांड में जो ज्ञान भाग है, उसको संपूर्ण को समझकर मानव व्यक्त कर सकता है तो वो हार्डवेयर के रूप में कंप्लीट है। पूरे ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर को समझ के वो व्यक्त करने में समर्थ है। ये एक मानव की हैसियत है। इसलिए दो बहुत बढ़िया सूत्र हैं। सह अस्तित्व का प्रतिरूप मानव है। मानव क्या है? जिस तरह से बच्चे अपने माँ बाप का प्रतिरूप होते हैं, उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड के प्रतिरूप के रूप में मानव है। सह अस्तित्व का प्रतिरूप मानव है। इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाला मानव है और मूल ऊर्जा के प्रतिरूप में मानव से ज्ञान व्यक्त होता है। तो ज्ञान व्यापक वस्तु का प्रतिरूप है, मानव सह अस्तित्व का प्रतिरूप है। ये मानव की महिमा है। बढ़िया सर, चेतना ही मूल ऊर्जा है। अब ये चेतना नाम ले दिए तो इसको और पूरा कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ठीक हो जाएगा। देखो, मानव में चैतन्यता है। चैतन्यता मतलब उसको शब्द स्पर्श, जैसे आदमी कोमा में चला गया तो उसको छू रहे, मार रहे, कुछ बोल रहे, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें चैतन्यता नहीं है। तो एक मानव में चैतन्यता है कि वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पहचानता है, वो जिंदा रहने का ज्ञान उसके पास है, इसको बोलते हैं कि चैतन्यता है। तो मानव में चैतन्यता का आधार है, इसलिए एक नाम चेतना है। जब मानव इस चेतना को इसकी संपूर्णता में नहीं पहचानता, केवल जिंदा रहने के अर्थ में पहचानता है, तब उसका नाम जीव चेतना है। जब मानव उस चेतना को प्योरिटी के, उसकी कंप्लीटनेस के पहचानता है, तब उसका नाम मानव चेतना है। बढ़िया। तो इस मूल ऊर्जा को एक नाम चेतना भी है। अब जो एक बड़ा कंफ्यूजन हमको बार बार तंग करता है, देखिए, एक कंफ्यूजन की बात हमने कल की थी कि जो कंफ्यूजन साइंस में है वही कंफ्यूजन धर्म और अध्यात्म की तरफ भी दिखाई देता है। जैसे कल हमने 84 लाख योनियों की बात की, तो हम भी कहीं ऐसा मानते हैं कि पेड़ पौधों में भी और कीट पतंगों में भी जो भी कोशिकाओं से बनी हुई रचनाएं हैं, सब में जीवन है। क्योंकि ये जीवन हमको समझ में नहीं आया। क्या बोले? आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। इसका मतलब परमात्मा का टुकड़ा होता है। जब लॉजिक लगाने गए तो फंस गया, तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसलिए जो बड़ा इस अनुसंधान की जो बड़ी महिमा है कि ये शरीर को चलाने वाली चीज जिसको हम आत्मा के नाम से बोलते थे, उसमें यहाँ तक का पार्ट ठीक है कि वो अजर है, अमर है, कटता नहीं है, फटता नहीं है, यहाँ तक का पार्ट ठीक है। लेकिन वो वस्तु के रूप में क्या है, ये पहचान पाने की अब से पहले के इतिहास में स्थिति नहीं बनी है। होगी तो आप इसको चेक कर लेना। ये जो शरीर को चलाने वाली वास्तविकता है, ये अपने आप में कोई गठनपूर्ण परमाणु है, जिसके स्वरूप को हम अगले अध्ययन बिंदु शिविर में बहुत विस्तार से समझेंगे। इसको अभी पूरा नहीं खोला है।
तो ये समझ में आया, इसको पहचानने से ये समझ में आया कि ये जीवन नाम की वास्तविकता कीट पतंगे के शरीर को नहीं चलाती है, ये पेड़ पौधे को नहीं चलाती है, ये केवल उन्हीं शरीरों को चला सकती है जिसमें विकसित मस्तिष्क है। और ऐसा मानने से पता चला कि वो संख्या अलग प्रकार से निकलती है। साइंस भी वही गलती करता है कि जैसे ही उसको सेल पता चलता है वो उसको लाइफ बोलता है। साइंस लाइफ बोलता है तो उसके लिए लिविंग एंड नॉन लिविंग कैटेगराइज हो जाता है ना। वो लिविंग को एक ही कैटेगरी में डालता है, उसके लिए जीवन नाम की कोई वास्तविकता नहीं है। तो साइंस भी जीवन को नहीं पहचानता है, धर्म और अध्यात्म भी जीवन को उसकी मौलिकता में नहीं पहचानता है। ये बात बहुत बहुत मार्मिक बात है और बहुत मतलब पैर रखने के लिए ठोस जमीन मिल जाए ऐसी बात है। तो एक क्लैरिटी ये बनी कि ये जीवन को लेके जो कंफ्यूजन था, जो हम सेल के साथ मिक्स कर रहे थे, इसको हमने अलग निकाला। अभी मैं किसी एक जैन साधु से मीटिंग थी, तो जैन साधु किसी मीटिंग में आते आते फाइनली वो यहाँ तक आ गए कि पत्थर में भी चेतना होती है और उस पर भी उसको भी दुख होता है। तो मैंने कहा अब डिस्कशन करना मुश्किल है। तो वहाँ से फिर मैंने उनसे हाथ जोड़ के विदा ले लिया कि अब मामला मुश्किल है। ये पत्थर में भी चेतना होती है, ये गलत नहीं है। वो कंफ्यूजन कैसे मिक्स हो रहा है। जब हम चेतना कह रहे हैं तो मूल ऊर्जा पत्थर से भी व्यक्त होता है और वो क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा जड़ संसार में क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है, इसलिए सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम से लेके पूरी सृष्टि के साथ एक बहुत इंटेलिजेंटली उस व्यवस्था को पहचाने रहता है। तो पत्थर भी और कण कण भी इंटेलिजेंटली उस व्यवस्था को पहचाने रहता है, उसमें भी चेतना होती है, इसलिए वो भी सुखी दुखी होता है। यहां उतार दिया। घास भी सुखी दुखी होती है और खाते सब है ना। उसका अपराध किसको लगता है? वो जो खिला रहा है उसको लगता है, हमको नहीं लगता है। हाँ, वो चला गया सांसारिक आदमी के पास। तो बहुत कंफ्यूजन है। और कितने प्रतिभाशाली बच्चे तमाम धार्मिक परंपराओं में सन्यासी होते हैं, किस ज्ञान की तलाश में वो अपने आप को कैसे गलाते हैं, उसको देखोगे ना तो उनकी मेहनत को नमन है, उनकी निष्ठा को नमन है। लेकिन यदि जीने का कंटेंट नहीं मिलेगा तो किन किन मान्यताओं से कितना झंझट हमने पाल लिया है। तो शादी करना एक प्रकार का झंझट है, नहीं शादी करना दूसरे प्रकार का झंझट है, सन्यासी होना तीसरे प्रकार का झंझट है। हाँ, इतना आसान नहीं है बच के निकल पाना। तो ज्ञान के बिना कोई चारा नहीं है, कोई शरण नहीं है ना। ये धन्यवाद आदरणीय नागराज जी का, जो तमाम चीजों को इतना क्लियरली कह पाने की स्थिति बन गई। नहीं तो गूंगे का गुड़ है, ज्ञान निर्वचनीय है, अव्यक्त है। भाई साहब सारी जिंदगी लगा के एक लाइन नहीं निकल पाती। तो इससे पता चला कि पदार्थ अवस्था में भी चेतना है, पेड़ पौधे में भी चेतना है, टट्टी में भी चेतना है, पेशाब में भी चेतना है, सब जगह चेतना है। उससे मुक्त कोई स्थिति है ही नहीं। लाश में भी चेतना है, लेकिन उसकी पात्रता के अनुसार ऊर्जित है। तो इसमें कोई झंझट नहीं है, यहां तक कोई झंझट नहीं है। लेकिन सुखी दुखी होने वाली एकमात्र चीज अस्तित्व में जीवन है। जीवन पत्थर को नहीं चला सकता, पेड़ पौधे को नहीं चला सकता, कीट पतंगे को नहीं चला सकता, इसलिए इनमें सुखी दुखी होने वाला कोई चीज नहीं। सर, तो चेतना और जीवन में यही फर्क है कि जीवन भी उसी चेतना से संपन्न है। जीवन जब उस चेतना को व्यक्त करता है तो मिनिमम कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त करता है, मैक्सिमम ज्ञान स्वरूप में व्यक्त होता है। पत्थर उसी चेतना को क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त करता है, पेड़ पौधे उसी चेतना को स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त करता है। और ये पात्रता है इन सबकी, ये सबकी अपनी पात्रता अनुसार है। अद्भुत। तो भैया वो जो प्रतिमा होती है मंदिर में, उनमें प्राण प्रतिष्ठापित करने की क्रिया क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है, उसको समझो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है, ये भी बहुत दिक्कत है।
जैसे प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति, ये दोनों उलझी हुई टर्मिनोलॉजी है। प्राण शक्ति का मतलब है ये वाली, इसको प्राण शक्ति बोलते हैं, सांस। प्राण मतलब सांस। तो यदि सभी कोशिकाओं को बढ़िया से सांस मिलता है तो कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं, आदमी स्वस्थ रहता है। इसका नाम प्राण शक्ति है। जीवनी शक्ति वो है जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि से आ रही है। संकल्प शक्ति, जीवनी शक्ति जीवन का एक्सप्रेशन है, प्राण शक्ति शरीर का एक्सप्रेशन है। जब हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उसका मीनिंग अलग है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो बेसिकली हम किसी श्रेष्ठ जीवन का आवाहन करते हैं कि वो उस मूर्ति को अपने लिए स्वीकारे। जैसे हम लोग का कोई एड्रेस है, मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं ग्राम हिंगनाडी, ब्लॉक धमदा, छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। हर व्यक्ति का कोई एड्रेस है, हमारा एक मोबाइल नंबर है, उस पर कोई भी डायल करेगा, हम कहीं भी रहेंगे, बात हो जाएगी। अब वो तमाम जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, उन्होंने ये पहचाना कि तमाम श्रेष्ठ जीवन बिना शरीर के भी होता है। उससे आम आदमी को लाभ कैसे मिले? दुकान अपनी जगह है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोर में कंटेंट इतना ही है कि बेसिकली किन्हीं मंदिरों को, किन्हीं नदियों को, पवित्र नदियों को, मंदिरों को, पवित्र जगहों को, ये जीवन कहाँ रहते होंगे? तो श्रेष्ठ जीवन किसी मंदिर को, किसी मूर्ति को स्वीकारता है ना, ऐसा माना जाता है कि नहीं, इसका प्रमाण मैं नहीं दे रहा हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितनी भी जागृत जगहें बहुत प्रसिद्ध या बहुत स्वीकारी जाती हैं, उसके मूल में ऐसा ही माना जाता है कि किसी श्रेष्ठ जीवन ने उस जगह को स्वीकारा हुआ है और उससे कोई हमको आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग, मन शांत होता है, ठीक लगता है, अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं, ऐसा उसको माना गया है। तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है किसी जीवन को, किसी जीवन के द्वारा उस मूर्ति को स्वीकारा जाना। टेक्निकली ऐसा है। बढ़िया। तो वो होती है प्राण प्रतिष्ठा, मतलब अब आगे की चर्चा मत करो, क्योंकि अब फिर आगे जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। टेक्निकली इतना मामला है, कहीं है कि नहीं है ये वो जगह जाने, जिसकी सामर्थ्य होगी वो जाने, पर टेक्निकली ऐसा माना जाता है। कहाँ पहुंचे, कहाँ थे? हाँ, एक तो ये क्लैरिटी हो गई कि सृष्टि की सभी इकाइयाँ, हालांकि चेतना शब्द जब हम यूज करते हैं तो वो मानव के लिए यूज करते हैं। जब भौतिक वस्तुओं के लिए यूज करते हैं तो उसी को ऊर्जा शब्द से, मूल ऊर्जा, फिर वहाँ ऐसा शब्द यूज करते हैं समझने की दृष्टि से। हाँ जी, बढ़िया, आगे चलें, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक कहाँ पहुँच गए कि जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो एक व्यक्ति में है, और पूरे सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान को समझकर एक मानव व्यक्त कर सकता है। इसलिए व्यापक वस्तु ज्ञान के स्वरूप में व्यक्त होता है, सहअस्तित्व मानव के स्वरूप में व्यक्त होता है। तो मानव, एक मानव सहअस्तित्व का प्रतिरूप है, ऐसा बोला। अब पूरी सृष्टि को देखें। पूरी सृष्टि को क्या देखें? टाइम हो गया है? नहीं, लंच तो करेंगे ना सब, है? है? नहीं, पूरा करने में ना थोड़ा सा इसका रिदम, 5 मिनट बाद मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा तो रिदम टूटेगा। तो हम ये करते हैं कि ब्रेक के बाद मिलते हैं, है ना? लेकिन एक कोशिश करें, आप 3:15 तक पहुंचते हैं, ठीक 3 बजे पहुंच जाए, है ना, ताकि हम टाइम से शुरू कर पाए। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।